फिर नियम ये आया कि आप अगर रेजिडेंट है और फिर एनआरआई बनते हैं तो जब तक आपकी मैच्योरिटी होती है आप ये अकाउंट चालू रख सकते हैं, उसमें नया निवेश नहीं कर सकते। पर उसके बाद जो नियम आया लेटेस्ट रेगुलेशन, उसमें ये कहा गया कि अगर आप एनआरआई है तो यू हैव टू विड्रॉ ऑल योर अमाउंट्स। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि 30 सितंबर की हम आपको कट ऑफ डेट देते हैं और जब से आप एनआरआई बने हैं और 30 सितंबर तक आपको जो है आपका अकाउंट में जो भी निवेश किया है आपने, उस पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट है वो मिलेगा, पीपीएफ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आप विड्रॉ करके बंद नहीं करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दिस इज फॉर द एनआरआईज। इसमें एक और बदलाव जो मैं देख रहा था वह है कई लोग माइनर के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं, इसमें भी कुछ नियम में बदलाव किए गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी। अब माइनर में जो नियम है वो ये है कि माइनर का एक अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन उसमें जो गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन, उसको मदर या फादर जो भी है उसको उसके नाम से ये अकाउंट होता है। पर उसमें एक लिंक, एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि माइनर का अकाउंट और पेरेंट का जो गार्डियन का अकाउंट है, दोनों में मिला के सालाना 1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं होना चाहिए। कई केसेस में लोग क्या करते थे, माइनर के अकाउंट में भी 1.5 लाख डालते थे और 1.5 लाख अपने अकाउंट में होता था। दिस वाज अ मेजर इरेगुलरिटी। तो इसको सुलझाने के लिए उन्होंने ये कहा है, हालांकि माइनर का इंटरेस्ट डिस्टर्ब न हो, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जब तक माइनर 18 साल का होता है तब तक ऐसे अकाउंट में हम जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का है वो हम ब्याज दे सकते हैं और उसके बाद वो अकाउंट फुल फ्लेज्ड अकाउंट माना जाएगा माइनर का, और बिकॉज वो मेजर हो गया होगा और उस समय से लेके उसका जो है वो इन्वेस्टमेंट वो कर सकेगा। हाँ, तो दीज आर दी बिल्कुल। इसमें मुझे लगता है कि 3 तरह के लोग जो हैं जो पीपीएफ में निवेश करते हैं उनको इससे काफ़ी सतर्क हो जाना चाहिए या फिर कहीं इस नए सर्कुलर पर गौर करना चाहिए। एक जो एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, दूसरा जो माइनर के नाम पे भी अकाउंट खुलवा कर रखे हैं, अपने नाम पे भी खुलवा रखे हैं, तीसरा जो एनआरआई है। अब मैं आपसे समझूंगा ये तीनों क्लास के जो पीपीएफ के इन्वेस्टर्स हैं उन पर एक किस तरह से असर पड़ेगा और उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अभी देखिए लक्ष्मण जी, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक ये सब काफी रेगुलरिटीज चल रही थी, लेकिन अब क्या है कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड ऑल दैट, आपका पैन होता है, आपके अकाउंट के बारे में केवाईसी की डिटेल्स वगैरह होती है, तो आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं या तो आप एनआरआईज हैं, क्योंकि पहले एनआरआई में आपको रेजिडेंसी डिक्लेयर नहीं करनी होती थी, अब तो वो भी करनी पड़ती है, और माइनर के केस में भी मॉनिटरिंग होता है। तो अब जो स्मॉल सेविंग्स है वो आपको पकड़ लेगा। तो अब ये बहुत जरूरी है कि आप नियमों के आधार से पालन करें। जहां पालन नहीं होता है तो ये 30 सितंबर तक की कट ऑफ डेट में आप उसको अपना रेगुलराइज करने के लिए विड्रॉ करना है या जो भी करना है वो कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन फ्यूचर ये तीनों के नियमों को ख्याल रखते हुए लक्ष्मण जी बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आप उसका उल्लंघन न करें, नहीं तो आपको दिस इन्वेस्टमेंट विल प्रूव बी क्वाइट नेगेटिव एंड मीनिंगलेस प्रोपोजिशन। चलिए, तो अगर आप पीपीएफ के निवेशक हैं तो जो मुकेश पटेल साहब ने बताया उन बातों का खास ख्याल रखें। खासतौर से अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, बच्चे के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर एनआरआई हैं तब भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखें, तो इन सब नए नियमों का पालन करिएगा जैसा मुकेश पटेल जी ने कहा, इसका ख्याल रखिएगा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद ही चलते हैं, चूँकि मुकेश जी वहाँ से हैं, तो वहाँ से राधेश्याम मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं, मुकेश पटेल साहब आपके शहर से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके सवालों को सुलझाने के लिए। मुकेश भाई नमस्कार। सर मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी, तो मेरी कुछ पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कुछ एसटीसीजी वगैरह की टोटल इनकम 10 लाख के करीब होती है।
जी और यूपी के एक रूरल एरिया में मेरी कुछ एग्रीकल्चरल लैंड है, जी वो उससे कुछ रेंट इनकम आता है। जी तो मुझे यही जानना है कि क्या वो कहीं पढ़ा था कि रूरल एरिया में जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए मुझे। अच्छा, वो जो रूरल एरिया का एग्जम्पशन का आपको ख्याल है वो कैपिटल गेन के संदर्भ में है, पर फिर भी आप निराश मत होइए। आपके केस में या मानिए कोई भी केस में जो हम एग्रीकल्चर इनकम का माइनस जो सेक्शन 2 के तहत एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी गई है, उसमें आप अपने आप खुद एक्टिव एग्रीकल्चर करते हैं, या मान लीजिए आपने जैसे आपके केस में है आपकी जमीन जो है किसी को एग्रीकल्चर करने के लिए दी है, यू आर दी ओनर, और आपने किसी को ये जमीन दी है जिसके लिए आप कोई